हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पूरी शिद्दत से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है जो 15 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 में, जिसकी घोषणा 1993 में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हुई थी और इसकी शुरुआत जो है 1994 में हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को मनाने के लिए। ये दिन परिवार से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनके बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, अवेयर करने के लिए और परिवारों को प्रभावित करने वाली जो भी सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या से रिलेटेड प्रक्रियाएं होती हैं, इनके ज्ञान को बढ़ावा का अवसर प्रदान करता है। इनसे रिलेटेड बातें होती हैं इस दिन। प्रैक्टिस को शुरू करने के पहले मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगी। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। हमेशा आप पागल बनो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपनों के प्रति। हमेशा पॉजिटिव बने रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, निगेटिविटी से, निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो या फिर आप जो भी लाइफ में कर रहे हो उसको अच्छे से करो और उसको अचीव करो। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कल हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक किया हुआ था, आज क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित खाद्य घटक में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट की बात पूछी जा रही है कि ये जो दिया हुआ है इनमें से एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट वाला कौन सा खाद्य घटक है और यहाँ पे कूट में लगाना है। तो सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को हम जान लेते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट ओवरऑल हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो आपके फूड में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिक होते हैं, नेचुरल एलिमेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में मुक्त कणों को बेअसर करने में पूरी हेल्प करते हैं। मुक्त कण वो होते हैं जो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से विद्यमान होते हैं, बट हमारी सेल्स में फैट, प्रोटीन और डीएनए पर ये हमला करते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जाना जाता है, उसका सोर्स होता है फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, साथ ही प्लांट से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव वाले। तो हम लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जाना। अब आप लोग आंसर कीजिए कि इसमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव वाला होगा। क्या तिलहन लिगन होगा, फिनॉल होगा, कैरोटीनॉइड होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन डी होगा या विटामिन सी होगा। तो तिलहन नहीं होगा, फिनॉल होगा, कैरोटीनॉइड होगा, विटामिन ई होगा और विटामिन सी होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। फिनॉल सेम है, यहाँ पे बहुत सारे लाइंस आ गए थे इसलिए मैंने रब कर दिया। विटामिन ई होगा, कैरोटीनॉइड होगा और विटामिन सी होगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां जिसमें होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देख लीजिए दूसरा, तीसरा और चौथे की बात, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठे की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा दूसरा है। तो देखिए दूसरा किस में दिया हुआ है, यहाँ पे ए में तीसरा दिया हुआ है, सो ए ऑप्शन कट। बी ऑप्शन में पांचवा दिया हुआ है, सो बी ऑप्शन इज कट। और डी में पहला दिया है, सो डी ऑप्शन इज कट। अब यहाँ पे सी ऑप्शन बच गया है जिसमें दूसरा भी दिया है, तीसरा भी दिया है, चौथा और छठा दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख पाएंगे और यूथ प्रैक्टिस को आने वाले समय में बहुत ही ईजिली और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न पौष्टिक न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है। किसमें बायोकेमिकल प्रणाली का यूज नहीं होता है। तो बात करें मूत्र में आयोडीन की, तो इसमें बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग होता है। हीमोग्लोबिन में भी आंकने में होता है, सीरम रेटिनॉल में भी होता है, लेकिन रक्तचाप, ब्लड प्रेशर में बायोकेमिकल प्रणाली का यूज नहीं होता है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा। सूची फर्स्ट प्रोसेसिंग विधियों को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है। अब आप मैच कीजिए। देखिए अंकुरण दिया है, किण्वन, प्रबलीकरण, प्रतिरक्षीकरण। तो अंकुरण जर्मिनेशन किस में होता है, तेल मक्खन में होता है, निर्जलित खाद्य में होता है, दाल अनाज में होता है या गूथा हुआ आटा तथा घोल में होता है। तो
जर्मिनेशन सबको पता है, दाल और अनाजों में हम करते हैं जर्मिनेशन, तो ए का तीसरा हो गया। उसके बाद किण्वन, किण्वन की बात करें तो किस में करते हैं हम, किण्वन किस में करते हैं, गुथा हुआ आटा तथा घोल में किण्वन हम करते हैं। प्रबलीकरण, फोर्टिफिकेशन किस में होता है, तो यहाँ पे तेल, मक्खन और आटा में प्रबलीकरण किया जाता है, फर्स्ट हो गया, ताकि वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सके, उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं। अब प्रतिरक्षण क्या होता है, इम्यूनाइजेशन किसको बोलते हैं और किस में करते हैं, तो इम्यूनाइजेशन वो होता है जिसमें निर्जलित खाद्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थों को निर्जलित करना जो होता है उसको इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षीकरण बोलते हैं। तो दूसरा हो गया, तो हमारा ऑप्शन बन गया है तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तो हम देख लेंगे तीसरा, चौथा, पहला और दूसरे के बाद कौन सा ऑप्शन कर रहा है। सबसे पहले हमारा बना है तीसरा, तो तीसरा किसमें है, आइए हम चेक करेंगे। ए में यहाँ पे चौथा दिया हुआ है, इधर उधर ऑप्शन हो गया है, ये थोड़ा ऐसे ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी रहेगा, इस तरह से है। फिर उसके बाद बी का हम लोगों ने किस में मैच किया है, चौथे में मैच किया है। तो ए का तीसरा और बी का चौथा हमें देखना है। तो ए का तीसरा यहाँ पे है लेकिन दूसरा दिया हुआ है बी का, तो ये कट गया। सी में दूसरा दिया हुआ है पहले ही, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। हमारा सबसे पहले आया था तीसरा, फिर बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट में दिए गए परीक्षणों को सूची सेकंड में दिए गए उनके रासायनिक यौगिकों से मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में दिए गए उनके रासायनिक यौगिक से मिलाना है कि कौन से तत्व में कौन से परीक्षण में कौन से रासायनिक यौगिक जो है होते हैं, उनको मैच करना है। नीन ड्राइड्रिन परीक्षण है, फिर 2,6 ट्राई क्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल परीक्षण है, ओसोजोन परीक्षण, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। तो निन डाइजीन परीक्षण की बात करें तो इसमें एमिनो एसिड तत्व पाया जाता है, तो इसको हम यहाँ पे चौथे में मैच कर देंगे। ए का चौथा हो गया। बी दिया है 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल परीक्षण, तो इसमें किसमें होता है, ये गाजर में उपस्थित होता है, इसमें गाजर मैच करेंगे हम। फिर उसके बाद दिया है ओसोजोन परीक्षण, ओसोजोन परीक्षण रिड्यूसिंग शुगर इसमें होता है, इससे संबंधित है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा हो गया। फिर एसिड वैल्यू जो है मुक्त वसा जो अम्ल होते हैं, फ्री फैट एसिड जो होते हैं उनसे संबंधित है, तो यहाँ पे इसको हम मैच कर लेंगे यहाँ पे। और ई दिया है आयोडीन वैल्यू, और वह जो है आयोडीन वैल्यू वसा की असंतृप्तता से संबंधित है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो बना है वो बन गया है चौथा, पहला, दूसरा, छठवां और पांचवां। तो सबसे पहले चौथे की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है, आइए हम देखेंगे। सारे ऑप्शंस को मैं यहाँ कर देती हूँ। ए ऑप्शन आपके चौथे की बात कर रहा है, बी भी चौथे की बात कर रहा है, सी भी चौथे की बात कर रहा है, लेकिन डी में यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा कट हो गया। बाकी उसके बाद हम लोगों ने बी को किस में मिलाया था, बी को हम लोगों ने फर्स्ट गाजर में मिलाया हुआ था, तो बी का पहला हो गया यहाँ पे। सी को हम लोगों ने किस में मिलाया था, दूसरे में मिलाया था, रिड्यूसिंग शुगर से मिलाया था, और डी को छठवें में और ई को पांचवें में हम लोगों ने मिलाया था। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस हमारे मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ए को चौथे से, बी को पहले से, सी को दूसरे से, डी को छठे से और ई को पांचवें से मैच करा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है आहार से प्रवृत्त ताप उत्पत्ति उन आहार में कम होती है जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, और इसका रीजन कह रहा है कि कार्बोज की अपेक्षा वसा के पाचन, अवशोषण और उपापचय में अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है। तो अभिकथन कह रहे हैं कि आहार में प्रवृत्त ताप उत्पत्ति उन आहारों में कम होती है जिनमें फैट की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसा नहीं होता, जिसमें फैट की मात्रा जो है अधिक होती है उसमें ताप उत्पत्ति भी अधिक होती है, कम नहीं होती है। सो ये तो गलत हो गया, और इसका रीजन है कि कार्बोज की अपेक्षा वसा के पाचन में और शोषण और उपापचय में अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है, तो ये बात सही है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और इसके मेटाबॉलिज्म में वसा के पाचन के लिए अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है। सो आर इसका सही है, ए गलत है और आर सही है। इसके ऑप्शंस लगाना मैं भूल गई हूँ, हमेशा की तरह हमेशा भूल जाती हूँ ऑप्शंस को लगाना मैं।
तो इसलिए हम देख लेंगे कि जिसमें अभिकथन ए गलत होगा, आर सही होगा, वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेटमेंट है खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र का कार्य करती है और इसका रीजन है HSP खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र सुरक्षा योजना है। इसका रीजन है कि HACCP खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र सुरक्षा योजना है। तो एकमात्र जहाँ रहता है ज़्यादातर ऑप्शंस वो गलत होने की संभावना रहती है और ये भी HSCCP खाद्य वितरण की एक ही इकाई नहीं है। और इसका जो रीजन है कि खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र का कार्य करती है, ये सही है। तो हम देख लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कहाँ पे गलत है, ऑप्शंस कौन सा सही होगा इन द कोट। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है, बी कह रहा है ए और आर दोनों गलत है, सी कह रहा है ए सही है आर गलत है और डी ऑप्शन कह रहा है कि ए गलत है और आर सही है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक धात्री माता 0 से 6 मंथ के लिए एक वयस्क स्त्री की तुलना में जो न गर्भवती है और न ही शिशु को दूध पिला रही है, निम्नलिखित पौष्टिक तत्वों की प्रस्तावित मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? फर्स्ट कह रहा है किसकी किसकी बढ़ती है, ये पूछ रहा है। लौह तत्व की, कैल्शियम की, विटामिन ए की, प्रोटीन की, विटामिन सी की। तो धात्री माता के लिए आहार में जो मात्रा बढ़ती है वो होती है कैल्शियम की, विटामिन ए की, प्रोटीन की और विटामिन सी की। तो हम देख लें कि किसमें किसमें ये दिया हुआ है। ये ऑप्शंस पहला हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा, तीसरा और चौथे पांचवे की बात कौन कर रहा है? पहले जिसमें नहीं होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए ए आयरन नहीं होता है उसमें, तो ए में देखिए पहला दिया हुआ है तो ये भी कट, बी में दिया हुआ है पहला, ये भी कट, सी में पहला दिया हुआ है ये भी कट और डी ऑप्शन हमारा बच जाता है जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवे की बात हुई है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए, निम्नलिखित कारक कैंसर होने की संभावना को बढ़ावा देते हैं। कौन से कारक होते हैं? BMI 30 किलोमीटर से अधिक होना, ये कैंसर होने की संभावना को बढ़ावा देगा। शारीरिक क्रिया, लेकिन अगर शारीरिक क्रिया करेंगे तो इससे कैंसर होने की संभावना बढ़ेगी नहीं। तंबाकू का प्रयोग तो होता ही है, अगर ज़्यादा कोई प्रयोग करता है तो उससे कैंसर होने की संभावना होती है। फल व सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन करना, ये तो गुड हैबिट्स होती है, इससे कैंसर होने का कोई खतरा नहीं होता है। आहार में रेशे की मात्रा कम होना, अगर हम अपने डाइट में रफेज की मात्रा कम लेते हैं तो इससे भी कैंसर होने की संभावना हो जाती है। और संसाधित मीट का अधिक मात्रा में सेवन, अगर संसाधित मीट का जो है यहाँ पे यात्रा लिखा था मात्रा होगा, अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो उससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पे शारीरिक क्रिया अच्छी बात है और फल व सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन, ये दोनों से कैंसर होने की संभावना नहीं बढ़ेगा। बाकी ये जो कारक हैं आपका पहला, तीसरा, पांचवा और छठा, इन सब से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें देख लेना है दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कारण है पूछ रहा है। दूसरा और चौथा जिसमें नहीं होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए मैं कोड को आपको चेक कराती हूँ। ये रहा कोड आपके सामने। देखिए इसमें ए में दिया हुआ है पहला, दूसरा, तो यहाँ पे दूसरे की बात हो गई, सो ए ऑप्शन इज कट। बी में भी दूसरे की बात हो रही है, बी ऑप्शन इज कट। सी में आपके पहला, तीसरा, पांचवा और छठे की बात हो रही है, इसमें दूसरा और चौथा दोनों ही ऑप्शंस नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी देखिए चौथा दे दिया है, इसलिए डी ऑप्शन भी कट, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बच गया। नेक्स्ट देखेंगे, समुदाय के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रम की योजना में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट लिखा है लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना, सेकंड है प्रोग्राम को कार्यान्वित करना, थर्ड है समस्या की पहचान, फोर्थ है हस्तक्षेप विधि का चयन और फिफ्थ है निगरानी और मूल्यांकन और सिक्स है समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन। तो समुदाय के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रम का जब भी योजना बनाएंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें हम समस्या की पहचान करेंगे कि सब अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पे आ रही है, तो समस्या कौन सी है इसका हम पहचान करेंगे। तो सबसे पहले तीसरा ऑप्शन हमारा आ गया, ऐसे नहीं, ऐसे हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले तीसरा हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, समस्या को जब हम पहचान लेंगे, इंट्रोड्यूस कर लेंगे, तो समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करेंगे कि इसमें किस चीज़ की नीड है, तो 6 नंबर हो गया। उसके बाद हम करेंगे कि लक्ष्य और उद्देश्य, उसके योजना के लक्ष्य और निर्देश क्या होंगे उसको हम निर्धारित करेंगे, तो यहाँ पे पहला हो गया।
उसके बाद हम हस्तक्षेप विधि का चयन करेंगे, कौन सा विधि हमें अपनानी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, और उसके बाद प्रोग्राम को हम जो है कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद लास्ट में निगरानी और मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम को कार्यान्वित करना लिख लेंगे, दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, और लास्ट में निगरानी और हम मूल्यांकन करेंगे। फिफ्थ है, तो सबसे पहले हमारा तीसरा आया है और लास्ट में हमारा पांचवा मिला है, निगरानी और मूल्यांकन। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है पांचवें को, फिफ्थ होगा लास्ट में, और सबसे पहले हमारा आया है तीसरा। तो अब हम देख लेते हैं कूट को, आइए कूट में देखते हैं। सबसे पहले हमारा आया था तीसरा और लास्ट में आया था पांचवा। तो अगर हम लास्ट से मैच करेंगे तो देखिए सबके लास्ट में पांचवा दिया हुआ है, क्योंकि मूल्यांकन लास्ट में आता है, तो लास्ट से हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। हम स्टार्टिंग से मैच करेंगे। सबसे पहले हमारा आया था तीसरा, तो देखिए ए ऑप्शन में चौथे की बात है, बी ऑप्शन में भी चौथे की बात है, सी ऑप्शन में तीसरे की बात है, और डी ऑप्शन में तीसरे की बात है। तो हमें सी और डी में अभी देखने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा तीसरे के बाद जो ऑप्शन आया था वो आया था छठवां, जिसमें आया था कि समुदाय की आवश्यकता क्या है, मतलब पहचानने के बाद उसकी नीड क्या है उसको हम देखेंगे। तो छठवें नंबर पे दिया हुआ था, यहाँ पे दिया है, तो देखेंगे यहाँ पे देखिए छठवां दिया हुआ है, बाकी इसमें पहला दिया हुआ है, जबकि पहले में क्या था कि लक्ष्य, हम उसके लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करेंगे। ए आपका आया था फोर्थ नंबर पे आ गया था, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने समस्या को पहचाना था। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले समस्या को ही तो पहचानते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या नीड है समुदाय का, उसके बाद लक्ष्य और उसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं, फिर विधि का चयन करते हैं, फिर प्रोग्राम को जो है कंटिन्यू करते हैं, और लास्ट में हम देखते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। तो हमारा जो नंबर आया था, सबसे पहले तीसरा आया था, उसके बाद चौथा आया था, उसके बाद तीसरा के बाद छठा आया था, फिर पहला आया था, चौथा आया था, दूसरा आया था और पांचवा आया था। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए मैंने 10 क्वेश्चन ही रखे थे। अगर आपका कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके क्वेश्चंस थोड़े बड़े थे और थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी थे, इसलिए मुझे डिस्क्राइब करने में काफ़ी समय लग गया। बाय बाय, टेक केयर।